जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि एसएसबी में सही में रिकमेंड होने के लिए क्या चाहिए। रिपीटर्स के एसएसबी में और फ्रेशर्स होकर एसएसबी जाने में क्या फ़र्क होता है, और बीइंग अ रिपीटर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों पे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन चीज़ों को आप ऐसे ही जा सकते हैं। और दोस्तों ये जैसे कि आपने सुना होगा ना कि रिपीटर्स और फ्रेशर्स बहुत होता है कि बोलते हैं लोग कि फ्रेशर्स के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रिपीटर होने के बाद तो फिर बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। देखो, ऐसा होता नहीं है जनरली। जब आप एसएसबी जाते हो ना, तो हर एक कैंडिडेट को वो एक ही पैमाने पे नापते हैं। वो आप बस एक बार सेलेक्ट हो गए, बस ये होता है कि जब स्क्रीनिंग होती है तब फ्रेशर्स को अलग रखा जाता है, रिपीटर्स को अलग रखा जाता है, और उनकी टेस्टिंग अलग अलग ग्रुप में होती है। क्योंकि जिन बंदों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई, उनको अगर हम फ्रेशर्स के साथ रखेंगे तो फिर जो फ्रेशर वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा वो ख़राब हो जाएगा। जो रिपीटर होते हैं ना, उनको पहले से आइडियाज़ होते हैं कि आगे के प्रोसेस में क्या होने वाला है। तो फ्रेशर्स के लिए तो वो ऐसा हो गया ना कि अनड्यू एडवांटेज मिलेगा रिपीटर्स को उस ग्रुप के अंदर, इसलिए उनको उस ग्रुप में रखा जाता है जहाँ पर पहले से ही सारे एक्सपीरियंस बंदे हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो हूँ 9 बार मैंने एसएसबी रिपीट की है और 10वें बार पे रिकमेंड हुआ हूँ। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसएसबी में रिकमेंड होने के लिए क्या इम्प्रूव करना होता है। मैंने क्या इम्प्रूव किया जिससे मैं रिकमेंड हुआ, और बाकी जो मेरे दोस्त थे वो भी 4 4 बार 5 5 बार के रिपीटर्स थे, तो उन्हों और हम सब ने मिलकर जब बातें की तो क्या आउटकम निकला कि क्या हम लोगों ने इम्प्रूव किया था कि हम सबका सिलेक्शन हुआ उस दिन। और रिपीटर्स जनरली क्या गलती करते हैं, एज अ फ्रेशर क्या गलतियां हो जाती हैं, तो आज मैं उसी चीज़ पे बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप एसएसबी को समझो। लोग क्या बोलते हैं, एसएसबी क्या है। एसएसबी में बोला जाता है ना कि जब तक आपका मानसा, कर्मा और वाचा ये तीनों मैच ना हो तब तक सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये सच है। जब तक आप जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं और जो सोच रहे हैं, तीनों मैच नहीं करेंगी, तब तक सेलेक्ट होने में और सेलेक्ट होना बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। मेरे 9 जो एसएसबी एक्सपीरियंसेस थे वो कैसे थे, और मैंने कैसे इम्प्रूव किया अपने आप को। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैंने अपनी एसएसबी जो है वो मैंने अपनी एसएसबी एनडीए टाइम से देना स्टार्ट किया था। तो जब हम एनडीए एस्पिरेंट्स होते हैं ना, तो एनडीए 12th लेवल की एंट्री होती है। उस समय हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती, और बेसिकली उस समय हमारी ना कम्युनिकेशंस वगैरह भी उतनी अच्छी नहीं होती, बेसिक्स ही होती हैं। और एनडीए में उतनी क्या होता है, मैच्योरिटी भी नहीं होती उस लेवल पे। तो मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा बंदों को कि जो भी बंदे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो आप 11 12 से ही कर रहे हो या 9 10 से ही कर रहे हो, तो आप बेसिक चीज़ें अपनाओ। कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ देखने की आदत डालो। न्यूज़ वगैरह देखोगे तो आप अवेयर रहोगे। अवेयरनेस जो होती है ना, वो की होती है। दूसरी चीज़ मैं उनको ये समझाना चाहूँगा कि दोस्तों देखो, अगर एनडीए में रिकमेंड होना है तो अपने आप को जानना सीखो, अपने आप को जानो। अपने आप को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपने एरिया के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको हर एक चीज़ें जो आपने की हैं उनका रीज़न्स पता होना चाहिए कि मैंने वो क्यों की हैं। अगर आप बेसिक बेसिक ऑब्जर्वेशंस अपने लाइफ की ना नोट डाउन कर सकते हो, और उन ऑब्जर्वेशन की जो आपको हेल्प मिलेगी ना, वो आपको हर जगह मिलेगी, मैनीफोल्ड होती हैं। ऑब्जर्वेशन जो होता है वो की होता है एसएसबी के अंदर, कि आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कितनी है। क्योंकि लाइफ में ना आपको एक्सपीरियंसेस कहाँ से आते हैं, आपके लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस आपके खुद के लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। और आपके लाइफ एक्सपीरियंस होते कहाँ से हैं दोस्तों, आपके लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं आपकी स्कूल लाइफ से। आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो उनके साथ जो आपने मोमेंट्स गुजारे हैं वो सब। उसके बाद फिर आप आ जाओ तो आपने अगर एनसीसी वगैरह की हो तो वहाँ से आपके एक्सपीरियंसेस आते हैं। एनएसएस किया हो या किसी स्पोर्ट्स इवेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स, इन सब में आपने पार्टिसिपेट किया हो, आपने किसी की हेल्प की हो, इन सब से आपके एक्सपीरियंसेस जुड़े होते हैं।
आपने फैमिली में ओकेजन्स वगैरह में सेलिब्रेट किया हो, आपने अलग अलग इवेंट्स में जाके वॉलेंटियर किया हो किसी चीज़ के लिए, किसी रनिंग इवेंट में गए हो, मतलब इतने सारे इवेंट्स होते हैं, कभी ट्री प्लांटेशन वगैरह किया है। तो आपके लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और देखो, एक्सपीरियंसेस काउंट्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास नॉलेज होगी। एक्सपीरियंस ब्रिंग्स नॉलेज, है ना। तो एक्सपीरियंस के साथ ना आप चीज़ों को कनेक्ट करोगे, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। अगर मान लो जैसे कि आप एसएसबी में सबसे मेजर पार्ट जो होता है ना, जो मुझे लगता है वो होता है, अगर किसी की साइकोलॉजी अच्छी है तो वो बंदा इन होने के उसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। साइकोलॉजी अच्छी होती है। इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस ना सबको जनरली मालूम होते हैं कि यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जनरली जो साइकोलॉजी में अच्छा है इंटरव्यू में अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद जीटीओ टेक्निक में जो बंदा सोशल है, जो बंदा खेलता कूदता है, उसके लिए जीटीओ टेक्निक इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टेक्निक हो जाती है, मुझे जो लगता है। तो देखिए, एनडीए के लिए तो हो गई सिंपल सी बात है कि मतलब एनडीए के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी साइकोलॉजी टेस्टिंग, इंटरव्यू, और आप अपने आप को जीटीओ में थोड़ा खेल कूद में इन्वॉल्व रखो। इन्वॉल्वमेंट इज़ द की। जितना आप इन्वॉल्व रहोगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपसे निकलेगी, उतना ज़्यादा आपका माइंड जो होगा वो एनर्जाइज्ड रहेगा, और उतने अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ आप करो। आप अपने स्कूल में एक्टिव रहो, स्पोर्ट्स खेलो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, और वॉलेंटियर करो, कोई फंक्शंस वगैरह होता है उन सब चीज़ों के अंदर, तो वो क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। दोस्तों देखो, मेरी जो एसएसबी एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब 9 बार आउट हुआ तो मैं क्या गलतियाँ करता था और जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती जो मैं किया करता था, मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करता था। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन का मतलब होता है कि हर चीज़ की प्रैक्टिस, मतलब इतनी प्रैक्टिस कि भाई अब तो वही लिखना है। देखो, ऐसा नहीं होता है। जब आप एसएसबी में जाते हो ना, तो एसएसबी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले दिन स्क्रीनिंग होता है, फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, साइकोलॉजी की चेकिंग होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और उसके बाद जीटीओ टेक्निक होती है। अगर आप स्क्रीनिंग की गलतियों को पूछोगे तो स्क्रीनिंग में देखो क्या क्या गलतियाँ मैंने की थी जब मैं स्क्रीनिंग नहीं होता था, और जब मैं स्क्रीन इन हुआ तो फिर मैंने क्या इम्प्रूव किया। सबसे पहली चीज़, प्री कंसीव नोशन के साथ नहीं जाना है। प्री कंसीव नोशन मतलब पहले से ही सोच लिया है कि पॉजिटिव स्टोरी बनानी है, हीरो को पॉजिटिव ही, मतलब जो कैरेक्टर दिख रहे हैं ना सब पॉजिटिव होने चाहिए, और मतलब निगेटिविटी भी दिख रही है ना उसके अंदर, कोई बंदा सैड भी है ना तब भी उसको पॉजिटिव लिखना है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, ये तो करना ही नहीं है। देखो क्या होता है ना कि वो परसेप्शन का टेस्ट है। जब परसेप्शन है तो मतलब अगर मुझे कोई 50 साल का बंदा दिख रहा है तो मैं उसे 19 साल का कैसे लिख सकता हूँ। ऐसा हो सकता है क्या कि 50 साल का बंदा मुझे 19 साल का दिखने लग जाए? नहीं ना, नहीं दिखेगा। बूढ़ा है तो भाई बूढ़ा ही देखो ना उसे। ऐसा हो सकता है कि कोई लड़की दिख रही हो, लेकिन मुझे तो, मेरे दिमाग में तो ये है कि भाई हीरो तो लड़का होना चाहिए, तो भाई मैं तो लड़की देखूंगा ही नहीं, मैं तो लड़का देखूंगा उसे। इसका मतलब ये है कि आपका परसेप्शन रॉन्ग है, और परसेप्शन रॉन्ग होगा ना तो आप स्क्रीनिंग इन कभी नहीं होंगे। तो पहली चीज़ जो आपको इम्प्रूव करनी है, जैसा दिखता है वैसा ही देखो। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि पॉजिटिव बस लिख देना है और हर तरीके से पॉजिटिव, चाहे स्टोरी को चेंज कर दो लेकिन पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि उस उस जगह पे, उस पिक्चर के अंदर जो आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं, हीरो उसको कैसे डील करता है, हीरो ने उस पर क्या एक्शंस लिए और उसको कैसे पॉजिटिवली ओवरकम किया, वो चीज़ होती है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि सिनेरियो ही चेंज कर दो, नहीं, सिनेरियो चेंज नहीं करना है। अगर आपको कोई बंदा उदास दिख रहा है तो बोलो वो उदास है, लेकिन जो बंदा उसकी हेल्प कर रहा है उसने उसको कैसे हेल्प किया। कोई बंदा सोच रहा है तो वो हो सकता है वो न्यूट्रल मूड में हो, चाहे न्यूट्रल मूड में होगा तो न्यूट्रल मूड के अंदर फिर वो क्या क्या एक्शन लेगा कि जो वो चीज़ सोच रहा था उस चीज़ को वो पा लेगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी ये नहीं कि हमने पिक्चर देखी और देखा कि ये तो भाई रो रहा है तो रोना तो लिखना ही नहीं है क्योंकि वो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव बंदों को तो लेते नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा करोगे तो स्क्रीन आउट तो जरूर होगे। देखो दोस्तों, और जैसे कि मान लो ना, पहले से सोच के मत जाओ कि दिवाली बना देंगे तो ये बना देंगे, दिवाली में ग्रीन दिवाली कर देंगे। अरे भाई,
ऐसा नहीं होता है। जो पिक्चर दिखती है ना उस हिसाब से सोचो, जो आपका बैकग्राउंड है थोड़ा उस हिसाब से सोचो कि मैं मुझे कैसी स्टोरीज़ बनानी चाहिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं स्क्रीन डेन में मैं कैसी कैसी स्टोरीज़ बनाता था। जब सबसे पहली बार मुझे पिक्चर दिखाई गई थी ना, तो मुझे एक फार्मर दिखाया गया था, लेकिन मेरे दिमाग में कचरा भरा हुआ था उस समय, जब फर्स्ट एनडीए केसेस भी थी, कि भाई मुझे तो, मैं एनसीसी का हूँ, मुझे एनसीसी जैसी स्टोरी लिखनी चाहिए। और उस समय जो करंट अफेयर चल रहे होते हैं ना, तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसे भी बोल दिया था कि जो करंट में चलता है उससे रिलेट कर दो। तो उस समय भाई वो चलता था, क्या क्या नाम था उसका, डीमोनेटाइजेशन। तो मैंने क्या किया, फार्मर दिख रहा था, दो बच्चे दिख रहे थे, उसमें भी एनसीसी घुसाया, फिर डीमोनेटाइजेशन घुसाया, फिर हेल्प की, ज़बरदस्ती का पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की। और दोस्तों क्या हुआ, उन्होंने मुझे पॉजिटिव गेट दिखा दिया, जाओ भाई बाहर भागो। तो ऐसा नहीं करना है। जिन बंदों ने फार्मर देखा, जिन बंदों ने एज अ फार्मर काम किया, हीरो को फार्मर ही बनाया, वो बंदे सेलेक्ट हुए। तो जो चीज़ें दिखती हैं ना, हमें वो देखना है, उनमें अच्छे एक्शंस लेने हैं, तब होगा। दूसरी बार भी स्क्रीन आउट होने का रीज़न क्या था, दूसरी बार मुझे प्रोटेस्ट दिख रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि भीड़ है, तो भीड़ में मैंने प्रोटेस्ट देख लिया कि भाई ये प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं, ये प्रोटेस्ट है ना भाई, प्रोटेस्ट नहीं देखना है। अगर आपको भीड़ दिख रही है तो उसका कुछ और भी रीज़न हो सकता है, उन रीज़न्स को ढूंढो कि वो क्या रीज़न्स हो सकते हैं। वो हो सकता है किसी अभियान के लिए हो, वो हो सकता है किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए रैली निकली हो, तो उस रैली को दिखाओ कि किसी पॉजिटिव चेंज सोसाइटी के अंदर लाने के लिए, या ट्री प्लांटेशन के लिए मोटिवेट करने के लिए, या स्वच्छ भारत के लिए मोटिवेट करने के लिए, या साइकिलिंग को अडॉप्ट करने के लिए, या किसी और चीज़ के लिए। तो कुछ अच्छी चीज़ें लिखो उसमें, प्रोटेस्ट वगैरह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। तीसरी बार जब मैं स्क्रीन इन हुआ, सीरियस एंट्री थी, मैं आपको बताता हूँ उसमें मैंने क्या किया था। मुझे भाई एक गरीब इंसान दिखा था, दो लड़के हमारे एज के एक रेलिंग पर मुझे दिखे थे, दो बंदे फॉर्मल ड्रेस में दिखे थे, और वो बंदा मुझे भीख मांगते हुए देखा था। तो देखो, तो मैंने जनरली उसको 50-60 साल का बंदा अज्यूम किया था, और उन दो बंदों को 20 से 22 साल का बंदा अज्यूम किया था। उन दोनों को मैंने पॉजिटिव मूड में दिखाया था, और इस बंदे को मैंने निगेटिव मूड में दिखाया था। एक्शन लिखा था कि हेल्पिंग अ पुअर मैन, ये लिखा था। और जो मेरा हीरो था, मैंने ये लिखा था कि जो मेरा हीरो है उसको घूमने फिरने का शौक़ है, तो जैसे ही उसके मिड टर्म एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं तो अगले संडे को वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो कहीं पिकनिक पे घूम के आते हैं। तो बगल में ही सारनाथ था, तो वो लोग सारनाथ गए, वहाँ का म्यूज़ियम वगैरह जब देखने की बारी आई तो उसके लिए टिकट खरीद रहे थे। तो एक गरीब इंसान को देखा जो भीख मांग रहा था, तो उसकी कंडीशन वगैरह उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो लोग थोड़े से इम्पैथेटिक हो गए उसके तरफ, और उन्होंने डिसाइड किया कि उसको 100 रुपये दे देंगे। और फिर उसको ये भी सजेस्ट किया कि भाई बगल में ही आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर है जहाँ पर गरीब बंदों को जॉब्स दी जाती हैं, तो आप वहाँ पर जाके जॉब क्यों नहीं कर लेते। तो उन्होंने सजेस्ट किया, फिर उन्होंने टिकट वगैरह खरीद के अपना म्यूज़ियम वगैरह घूमा, पूरा जो वहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ वगैरह थी उन सबको घूमा, और एक रिफ्रेश्ड एनर्जी के साथ वापस अपने कॉलेज वापस आ गए। और 1-2 महीने बाद जब वापस गए तो उन्होंने देखा कि वो बंदा वहाँ काम कर रहा था। ये चीज़ देख के उन्हें बहुत खुशी हुई। मैंने ये लिखा था, और इसमें मैं स्क्रीन इन हो गया था। तो मेरा बताने का यही मतलब है दोस्तों कि प्लीज़ जो आपको दिखे ना वो देखो, और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, और जो नॉर्मल हेल्प होता है, नॉर्मल चीज़ें, ठीक है, वो करो। अगर आप क्रिएटिव हो, इमेजिनेटिव हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिक्चर से हट के क्रिएटिविटी मत करो। बैकग्राउंड देखो पिक्चर का कि पिक्चर में दिखा क्या रखा है, उस हिसाब से क्या क्रिएटिविटी हो सकती है वो लगाओ। ये नहीं कि अपने मन में एक क्रिएटिविटी सोच रखी है वो तो फिक्स करनी ही करनी है, ये गलती नहीं करनी है। वो प्री कंसीव नोशन में काउंट होगा और फिर आपको आउट कर दिया जाएगा, तो ये नहीं करना, ठीक है। चलो, तो अब बात कर लेते हैं कि स्क्रीनिंग का तो क्या फंडा है। देखो दोस्तों, स्क्रीनिंग में जो मैं फॉलो करता था कि मैं स्क्रीनिंग में कभी भसड़ नहीं करता था। अगर आपको स्क्रीनिंग इन होना है ना, तो भसड़ से दूर रहो। अंदर से इस डर को निकाल दो कि अगर आप बोलोगे ना तभी सेलेक्ट होगे। आपको अच्छा बोलना है, इफ़ेक्टिव बोलना है, जेन्युइन बोलना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है। आपके हाथ में हर चीज़ है। एसएसबी के अंदर ना सब कुछ अपने कंट्रोल में होता है। देखो, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर ओईआर आपके कंट्रोल में है, उसके बाद नरेशन आपके कंट्रोल के अंदर है। तो भाई दो चीज़ें तो आपके ही कंट्रोल में, स्टोरी राइटिंग आपके कंट्रोल में है, तीन चीज़ें हो गई।
3 चीज़ आपके कंट्रोल में, बस एक चीज़, ठीक है। थर्ड फोर्थ आपके हाथ में है, एक 1/4 आपके हाथ में नहीं है, उसी चीज़ को लेके आप डरते रहते हो। भाई डरो मत। देखो उस ग्रुप को ना पहले अपना ग्रुप समझो कि हाँ ये मेरा ग्रुप है और हमें एक कॉमन सॉल्यूशन बनाना है। हमें, मुझे नहीं, हमें, ठीक है। तो हमें जब कॉमन सॉल्यूशन बनाना है तो मुझे इफेक्टिव पॉइंट्स देने हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं बोलना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप क्या करो, आप एज अ ग्लू एक्ट करो। एज अ ग्लू, एज अ ग्लू क्या होता है कि एज एन अडेसिव, कि सबके पॉइंट्स को सुनो फिर बोलो और फिर उसमें 1-2 पॉइंट्स अपने ऐड करो कि हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। और इस चीज़ पे अड़ो मत कि मेरी स्टोरी ही मान लो भाई, मेरी स्टोरी ही सबसे बेस्ट है, नहीं। डोंट गो फॉर योर ओन स्टोरी। अगर आप अपनी स्टोरी पे जा अच्छी है और लोग सपोर्ट करते हैं तब प्लीज़ जाओ, लेकिन लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई एग्री करो उसे और अपनी स्टोरी की 1-2 लाइन जो लगता है कि हाँ उससे मैच करती हैं वो बताओ। दैट वुड बी अ गुड थिंग, ठीक है। उससे आप स्क्रीन इन हो जाओगे। चलो, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं रिकमेंड हुआ तो मैंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने साइक में क्या इम्प्रूव किया। दोस्तों देखो, पहले जब मैं जितनी भी अपनी साइकोलॉजी टेस्टिंग लिखता था ना, वो मेरी उतनी कनेक्ट नहीं होती थी इंटरव्यूज़ में, और फिर जो जीटीओ टेस्ट वगैरह होते थे ना, तो मतलब कनेक्टिव मुझे लगता था ना कि जो मैं लिख रहा हूँ ना वो मैं कहीं और बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जो इस बार इम्प्रूवमेंट किया था, मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स को नोट डाउन किया था। मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ्स एक जगह पे लिख ली थी और मैंने ये कोशिश की थी कि मेरी स्ट्रेंथ्स ना, और जो मैंने पीआईक्यू फॉर्म में भरा है वो मेरे साइकोलॉजी टेस्टिंग में आनी चाहिए। मतलब साइकोलॉजी में वो मेरी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि मैं अपनी स्ट्रेंथ आपको बताता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं एक बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक लड़का हूँ। मैं वॉलंटियर करता हूँ चीज़ों के लिए। मैं एक टीम प्लेयर हूँ। मैं मल्टीटास्किंग हूँ, मतलब मैं मुझसे आप कुछ भी करा सकते हो, ठीक है। आप स्पोर्ट्स खिलवा लो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बुलवा लो, या आप मुझसे पढ़ाई करवा लो, मैं घंटों घंटों तक बैठ के पढ़ सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मल्टीटास्किंग हूँ, मैं वॉलंटियर करता हूँ चीज़ों के लिए, मैं एक्टिव लड़का हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मैं एक टीम प्लेयर हूँ। अगर मैं टीम इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ तो मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ। मैं फ्रेंडली नेचर का हूँ और मुझे हेल्पिंग भी हूँ। मतलब मेरे दोस्त वगैरह ना काफ़ी ईजी फील करते हैं मेरे कंपनी के अंदर, वो मुझे अप्रोच करते हैं, कभी भी अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर अप्रोच करते हैं। तो मैं फ्रेंडली और चेयरफुल नेचर का हूँ, और मुझे लगता है मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं लाइफ में अपने जो मेरे एम्स एंड एस्पिरेशंस हैं, मैं उनके लिए हमेशा होपफुल रहता हूँ। मैं सोशल हूँ, मैं कहीं भी अडेप्ट कर सकता हूँ। मतलब हमेशा से बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ तो मैं हमेशा ही, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, किसी भी सिचुएशन में रह सकता हूँ। मैं दोस्त ईजिली बना लेता हूँ, ये मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मैं दोस्त बहुत ईजिली बना लेता हूँ। मुझे लगता है मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। मतलब मुझे पढ़ने के लिए या किसी चीज़ को करने के लिए कोई और नहीं बोलेगा, मैं खुद ही कर लेता हूँ वो सब चीज़ें, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरी क्वालिटीज़ हैं। मैं कोऑपरेटिव नेचर का हूँ। लड़ाई झगड़े में मुझे कोई विश्वास नहीं है। मतलब मुझे कोऑपरेट करना अच्छा लगता है। अगर मान लो कि मैं उस जगह का कैप्टन नहीं होता, आई विल कोऑपरेट विद माई टीम। तो भाई ये चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ थी, तो मैंने सोचा था कि ये सब चीज़ें ना मैं अपने उसमें लिखूँगा। मतलब जब मैं अपनी स्टोरीज़ में, WATs में, ये सब चीज़ें मेरी आनी चाहिए। तो देखो, अब आनी है तो ज़बरदस्ती तो ठूस नहीं सकते। तो आपके पास मौका कब कब मिलता है? मौका मिलता है जब TAT लिखते हो, मौका मिलता है जब आप WAT लिखते हो, मौका मिलता है जब SRTs लिखते हो, SD लिखते हो। SD तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं आपको क्या बताऊँ। स्ट्रेंथ्स आपको मालूम होनी चाहिए SD लिखने के लिए, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अगर आपने स्ट्रेंथ लिख दी ना तो फिर समझो कि आधा काम तो आपने कर दिया। तो दैट वॉज द बिगेस्ट थिंग। मुझे लगता है कि दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने इम्प्रूव की। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 1-2 स्टोरीज़ का एग्जांपल देके मैं बताता हूं कि मैंने आपको बताया था ना मैं फ्रेंडली नेचर का हूं, हेल्पफुल नेचर का हूं। तो मुझे एक पिक्चर दिखी थी जिसमें कि एक बंदा रूम के अंदर बैठा हुआ था और एक बंदा खिड़की से झांक रहा था। तो मैंने उस पर स्टोरी क्या बनाई थी कि जैसे कि मैं हूँ, मतलब जो मेरा हीरो है, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर का है और अपने दोस्तों के साथ रहना उसे पसंद है, ठीक है। तो उसने एक दिन ऑब्जर्व किया कि उसका जो दोस्त है वो थोड़ा सा वरीड है, क्योंकि वो बहुत दिनों से बीमार था, जिसके कारण उसका सिलेबस वगैरह काफ़ी छूट गया था। तो वो उसके पास गया, उसको थोड़ा काम डाउन किया और उसके बाद बोला, भाई इतना क्यों टेंशन ले रहा है, और उसके बाद तू हमारे रूम पे आ जा, हम लोग
जैसे मैंने ट्रेनिंग एकेडमी लिखा था, तो ट्रेनिंग के आवर्स के बाद हम लोग अपना 1-2 घंटा पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर मैंने जितनी भी सिख पार्टी थी उन सबको अपने रूम पे बुला लिया। हमने 15-20 दिन तक कंटिन्यूसली पढ़ाई की। मैंने अपने सारे नोट्स शेयर किए, सारे डाउट्स जो उन्हें थे उन्हें क्लियर किए। जो डाउट्स जो हमें आ रहे थे पढ़ते पढ़ते, हमने यूट्यूब वगैरह का यूज़ करके उन्हें सॉल्व किया। अगले दिन इंस्ट्रक्टर्स वगैरह से भी पूछा। और ये जब हमने 15-20 दिन कंटिन्यू किया तो हमारा पूरा सिलेबस वगैरह भी टाइमली कंप्लीट हो गया। और जब मिड टर्म एसिमिलेशन हमने दिया तो हमारी पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये चीज़ मैंने लिखी थी। तो आप ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर सकते हो कि आप जो हो ना वो अपने साइक टेस्ट में लिखो। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स वाली पिक्चर आती है तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप उसका अच्छा दे सकते हो। कि मतलब जैसे कि मैं ऐसे लिखता था कि जो मेरा जो हीरो है वो काफ़ी एक्टिव लड़का है, उसे स्पोर्ट्स खेलना वगैरह पसंद है। तो उसने देखा कि उसके कॉलेज में बास्केटबॉल होने वाला है, तो ही वॉलेंटियर्ड हिमसेल्फ फॉर द ट्रायल्स। तो ऐसे करके, जैसे कि मैंने जो बताया था ना कि मैं वॉलेंटियर करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव हूँ, तो मैं ऐसे ऐड करता था अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में और फिर मैं एक्शंस वगैरह लिखता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने इम्प्रूव की थी इस बार और मुझे हेल्प मिला। फिर देखो मैंने 1-2 स्टोरी जैसे कि मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह पे भी लिखी थी कि मैं उनको कैसे जब गांव जाता हूँ तो मैंने ये भी लिखा था कि मैं गांव का बंदा हूँ भाई, मैं गांव में रहता हूँ। तो मैं गांव जब जाता हूँ तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कैसे हेल्प करता हूँ, ये सब भी मैंने 1-2 स्टोरीज़ में लिखी थी। मैंने ये भी लिखा था कि मैं क्यूरियस नेचर का हूँ, अपनी स्ट्रेंथ पे मैंने मेंशन किया था। तो फिर मैंने स्टोरी में ये चीज़ रिफ्लेक्ट की थी जब एक पिक्चर आई थी डिफेंस से रिलेटेड, टैंक्स वगैरह से रिलेटेड आई थी। तो मैंने उसमें अपनी क्यूरियोसिटी दिखाई थी। मैंने डिफेंस एक्सपो के बारे में लिखा था। फिर उसके बारे में मैंने ये लिखा था कि मेरा जो हीरो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो बहुत क्यूरियस रहता है डिफेंस अपडेट्स वगैरह इन सबको जानने के लिए, गैजेट्स को जानने के लिए। तो उसे जैसे ही पता चलता है कि उसके सिटी के अंदर डिफेंस एक्सपो लगने वाला है, तो ही वेंट टू दी ऑनलाइन सोर्सेज, वहाँ पे डिफेंस एक्सपो के बारे में पढ़ता है, कौन कौन से गैजेट्स आते हैं। तो ये मेरी क्यूरियोसिटी को रिफ्लेक्ट करती है। मैंने वो चीज़ उसमें इस तरीके से मेंशन की थी। फिर जब वो आता है तो ही विजिट दैट साइट विद हिज फ्रेंड्स, तो वो मेरा फ्रेंडली नेचर दिखाता है। फिर उसके बाद मैंने और चीज़ें मेंशन की थी कि उन्हें कॉकपिट वगैरह में बैठने का मौका मिला, बहुत सारे गन्स को छूने का मौका मिला, बहुत सारे ऑफिसर से मिलने का मौका मिला, एंड दैट हेल्प्ड हिम एंड मोटिवेटेड हिम टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेज वगैरह। क्योंकि वो डिफेंस से रिलेटेड थी तो डिफेंस फोर्सेज लिखना पड़ा। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़बरदस्ती आर्मी नहीं लिखना है, ज़बरदस्ती आर्मी डिफेंस ये सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगती है ये इंपॉर्टेंट थी। और जो WATs वगैरह के अंदर मैंने क्या इम्प्रूव किया, WATs जो थी उसमें मैंने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखे। मैंने कोई निगेटिव सेंटेंस वगैरह नहीं सोचा। देखो निगेटिविटी कुछ नहीं होती है, आप अपने लाइफ के ऑब्जर्वेशंस लिखो, आपने क्या ऑब्जर्व किए हैं। जैसे कि मान लो वर्ड आ गया हार्ड वर्क, तो क्या लिखोगे यार, मैंने तो यही लिखा था हार्ड वर्क हेल्प्स इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है, वर्ड आ गया नीड, ठीक है, नीड आ जाएगा तो क्या लिखोगे बताओ। मैंने तो बेसिक चीज़ें लिखता था कि फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स इन नीड। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना मैंने अपनी ही लाइफ से लिखी थी, जो मैंने ऑब्जर्व की थी, मैंने वो लिखी थी। मेरे फ्रेंड्स बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं तो मैं ऐसे ही लिखता था। ठीक है, और आ गया था पुअर, हेल्पिंग द पुअर गिव सेटिस्फैक्शन, मैंने ये लिखा था। ठीक है, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, मैंने छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस की थी जो मैं लाइफ में खुद करता हूँ, वो मैंने लिख दी थी। ठीक है, एक वर्ड था एक्सीडेंट, तो मैंने लिखा था सक्सेस इज़ नेवर एक्सीडेंटल। तो वो मुझे खुद रियलाइज़ है, मैं खुद उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि सक्सेस इतनी ईजिली नहीं मिलती है। ठीक है, वो एक्सीडेंटल नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने WAT के अंदर किया था। SRT के अंदर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लूप कंप्लीट करना। जो टास्क आपको दिया गया है उसमें नेचुरल रहो, कि आप रहोगे तो क्या करोगे। जैसे कि एक मैं बताता हूँ, हमारे में आया था कि आपके फादर एक अमीर लड़की से आपकी शादी कराना चाहते हैं लेकिन आप किसी और से प्यार करते हैं तो क्या करोगे। तो दोस्तों उसमें मैंने बेसिक चीज़ें लिखी थी कि आई विल टॉक टू माई फादर, कन्विंस हिम एंड मैरी द गर्ल ऑफ द राइट चॉइस। ठीक है, मैंने ये लिख दिया था। उसके बाद फिर आया था कि आपकी मदर बीमार है और आपके बॉस आपको छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करोगे। तो मैंने ये लिखा था आई विल कन्वे माई सिस्टर टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, आई विल डू माई जॉब और फिर देन टेक लीव एंड रेच टू द हॉस्पिटल एंड टेक केयर ऑफ माई मदर, ऐसे करके लिखा था। तो
आपको कॉमा कॉमा दे के छोटे छोटी चीज़ों में लिखना है आपको, एसआरटीज वगैरह। और एसडी में जो आपका पेरेंट्स का सेक्शन है, टीचर का सेक्शन है, फ्रेंड्स का सेक्शन है, उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मैंने एग्जाम्पल्स वगैरह भी ऐड किए थे। एग्जाम्पल्स ऐड करने का मतलब, जैसे कि मेरे पेरेंट्स मुझे कैसा मानते हैं, तो मेरे पेरेंट्स मुझे एक ऐसा इंडिविजुअल मानते हैं जो हार्ड वर्किंग नेचर का है, जो बहुत ऑनेस्ट एफर्ट्स लगाता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मेरे पेरेंट्स मुझे एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा मानते हैं जो उनकी हेल्प करता है हाउस होल्ड कोर्स में और फैमिली डिसीजंस लेने में। मुझे मेरे पेरेंट्स एक केयरिंग ब्रदर मानते हैं जो अपनी सिस्टर की काफ़ी हेल्प करता है और उसको हमेशा गाइड करता है अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए। मेरे फादर जो हैं मुझे एक सेल्फ मोटिवेटेड बंदा मानते हैं जो बहुत कम डिमांडिंग नेचर का है और वो अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंटली वर्क करता है। तो ऐसे मैंने लिखी थी चीज़ें। उसके बाद फिर मेरे टीचर्स मुझे कैसा मानते हैं, तो मेरे टीचर्स मानते हैं कि मैं फोकस्ड और डिसिप्लिन लड़का हूँ, अपना काम और जो असाइनमेंट है एकदम टाइम पे करता हूँ, अपना टर्न आउट हमेशा प्रॉपर रखता हूँ। और मेरे टीचर्स मुझे बहुत एक्टिव मानते हैं, जो एक्टिवली वॉलेंटियर करता है, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। मेरे टीचर्स को मुझसे काफ़ी उम्मीदें हैं और दे ऑलवेज हैव हाई होप्स फ्रॉम मी दैट आई विल डू गुड इन माई लाइफ। तो मैंने ये सब चीज़ें लिखी थी। फिर फ्रेंड्स कैसा मानते हैं, फ्रेंड्स मुझे हाईली मोटिवेटेड बंदा मानते हैं, इंस्पायरिंग मानते हैं। वो ये मानते हैं कि मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। वो मुझे फ्रेंडली मानते हैं, हेल्पफुल मानते हैं, चीयरफुल मानते हैं, ऑप्टिमिस्टिक मानते हैं। वो मेरे साथ रहना पसंद करते हैं, हम लोग साथ में खेलना कूदना और साथ में ग्रो करना पसंद करते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें अपने उसमें लिखी थी। ठीक है, फिर मैं खुद क्या सोचता हूँ, तो मैं खुद सोचता हूँ कि आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। मैं एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन में रह सकता हूँ। मैं खुद सोचता हूँ कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मल्टीटास्किंग हूँ, वॉलेंटियर करता हूँ, एक्टिव एंड एनर्जेटिक बंदा हूँ। और मुझे लगता है कि मैं लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने सीनियर्स जूनियर्स की हेल्प करता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने लिखी थी। किस तरीके के इंसान बनना चाहते हो, विच टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। तो मैंने लिखा था कि आई वांट टू बी अ गुड लीडर, आई वांट टू बी अ गुड लीडर हु विल लुक फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज मैन। मैंने ये लिखा था आई वांट टू ग्रो ईच एंड एवरी डे इन माई लाइफ, आई वांट टू बी एन एक्सलेंट स्पोर्ट्स पर्सन एंड एन एविड रीडर, I want to be a good human being in all walk of life and I want to fulfill the wishes of my parents and achieve my goals। मैंने ये लिखा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें मैंने इस बार की थी और जो मैं पहले से अपनी स्ट्रेंथ्स वगैरह सोच के गया था उन सब चीज़ों को मैंने मेंशन किया था। अब मैं आपको अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इंटरव्यू में क्या मैंने इम्प्रूव किया था। देखो दोस्तों, पहले ना मैं जब पूछा जाता था ना कि पेरेंट्स की वीकनेसेस क्या हैं और इन सब की वीकनेसेस में ना मैं थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बोल पाता था, क्योंकि मैं सोच के नहीं जाता था उतना कि पेरेंट्स की वीकनेसेस में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं आपको इस बार का एक्सपीरियंस बताता हूँ अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल क्वेश्चंस। कि देखो, दो क्वेश्चंस रिपीटर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है रिपीटर्स का वो ये होता है कि वाई यू डिडंट गॉट रिकमेंडेड लास्ट टाइम। मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड आई गेव अ वेरी सिंपल आंसर। मैंने बोला सर द फर्स्ट थिंग विच आई डिड वॉज आई डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैं ऐसा इंसान हूँ जो बहुत मेहनत करता हूँ और जब इतनी मेहनत करता हूँ ना तो मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी एसएसबी की। और कभी कभी मैं मिसगाइड हो गया था, लेकिन कभी कभी मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मेरा हर जो रिस्पॉन्स आ रहा था ना वो नेचुरल नहीं आ रहा था, वो थोड़ा प्री कंसीव्ड था। तो मुझे यही लगता है कि मेरी साइकोलॉजी टेस्टिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं जाती थी। और दूसरी चीज़, जब मैं इतना प्रिपेयर करता था तो मुझे लगता था मैं वर्बोज हो जाता हूँ, हर एक चीज़ को ज़्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज़ मुझे लगती थी जो मेरे अगेंस्ट जाती थी, चाहे वो साइक में हो, इंटरव्यू में हो या जीटीओ में हो। तो ये चीज़ मुझे दो चीज़ें लगती हैं जिसके कारण मैं रिकमेंड नहीं हो रहा था। और डेस्परेशन, जल्दी होने का, ये तीन चीज़ें थी जो मैंने बोली थी। तो उन्होंने फिर मेरे और चीज़ें पूछी कि एकेडमिक्स वगैरह के बारे में बताओ, फिर फैमिली वगैरह के बारे में बताओ, हॉबीज़ के बारे में बताओ, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में उन्होंने पूछा, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आर्मी, ये सब चीज़ें पूछी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, प्रेशर बिल्डअप जब वो करते हैं, प्रेशर कैसे बिल्डअप करते हैं। और उस प्रेशर में ना आपसे पूछेंगे कि वो सोनू व्हाट थिंग्स यू वांट टू इम्प्रूव इन योर फादर। तो मैं आपको ना, ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। व्हाट थिंग्स यू वांट टू इम्प्रूव इन योर फादर, टेल मी टू थिंग्स विच यू वुड लाइक टू इम्प्रूव इन योर मदर, टेल मी टू थिंग्स विच यू वुड लाइक टू इम्प्रूव इन योर फ्रेंड्स।
ये सब चीज़ें देखो, वो आपके मम्मी पापा का सिलेक्शन तो नहीं कर रहे हैं, वो आपका सिलेक्शन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या बोला था। मुझसे जब पूछा गया था कि व्हाट 2 थिंग्स यू वांट टू इम्प्रूव इन योर फादर, तो मैंने बोला था सर माय फादर इज़ अ वेरी गुड पर्सन, और बेसिकली मुझे उनकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगती कि वो हम पे तो पूरा खर्च करते हैं लेकिन अपने पे कुछ भी खर्च नहीं करते। तो मुझे ये चीज़ ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो हमारे लिए जूते खरीदेंगे लेकिन खुद अपने लिए जूते नहीं खरीदते हैं। तो ये चीज़ मैं बोलता हूँ उन्हें कि पापा अपने पे भी खर्च किया करो। दूसरी चीज़, मेरे जो पापा हैं ना, वो अभी भी ना थोड़े ओल्ड ट्रेडिशन के हैं। वो न्यू गैजेट्स वगैरह को और जैसे ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र होता है उन सबसे बहुत डरते हैं। तो वो हमेशा बैंक को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो वो चीज़ मैं सिखाता हूँ, लेकिन तब भी क्योंकि अब सब हम लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है इन सब चीज़ों में। तो मैं उन्हें सिखाता हूँ तो वो थोड़े से रिजिड हैं इस चीज़ में, उनको विश्वास नहीं होता वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे। तो ये 2 चीज़ें मुझे उनके अंदर थोड़ी सी इम्प्रूव करनी है और टाइम के साथ हो भी रही है। मैंने उनको धीरे धीरे सिखाना स्टार्ट कर दिया है। फिर उन्होंने पूछा ओके और बताओ, तो फिर मैंने बोला नहीं सर मुझे यही 2 चीज़ें लगती हैं, बाकी मेरे फादर मुझे वर्ल्ड के बेस्ट फादर लगते हैं। ठीक है। फिर मेरी मदर के बारे में पूछा कि तुम अपनी मम्मी में क्या इम्प्रूव करना चाहते हो। तो मैंने बोला था सर मेरी मम्मी बहुत ही सिंपल लेडी है, लेकिन साथ ही में बहुत रिलीजियस लेडी है। मतलब इतना पूजा पाठ करती है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं अभी यहाँ पर एसएसबी में आया हूँ ना, तो उनका 5 दिन का पूजा चल ही रहा होगा। तो मैं उनको बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि मम्मी इतनी फास्टिंग इतना पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी मम्मी नहीं मानती है। मम्मी अपना पूजा पाठ में एकदम पूरा विश्वास रखती है। तो ये चीज़ मुझे मम्मी के अंदर थोड़ा सा है कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। तो थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि वो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती हैं, और तो हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं। उन्हें लगता है कि नहीं ये सब ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कि सर कभी कभी उनकी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं उस कारण। तो मैं ये चीज़ उनमें इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और फिर उसने मेरे से फिर नहीं पूछा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है कि जो आपके अगेंस्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? इतना भी फ्रैंक नहीं होना है कि लोग बताते चले गए कि मेरे पापा तो दारू पीते हैं, मेरे पापा तो ये करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप समझ जाओ कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो इंटरव्यू के ये थोड़े से होते हैं। और फिर एक चीज़ कि वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन आर्मी, इन क्वेश्चंस का जवाब ना आपको दिल से देना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस का जवाब दिल से देने का मतलब ये होता है कि आप आर्मी के बारे में जानो। जैसे मेरे से पूछा गया था व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, तो मैंने बोला था सर आई वांट टू ज्वाइन आर्मी क्योंकि मैं बचपन से ही इसी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। मेरे पापा आर्मी में थे, फिर मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, फिर मैंने एनसीसी की। तो मैंने आर्मी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत क्लोज से देखा है। मुझे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बेस्ट चीज़ ये लगती है कि आर्मी ऑर्गेनाइजेशन का एक जो कल्चर होता है, जो एक बॉन्ड होता है, जो कमराडरी होती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं उसी टाइप का इंसान हूँ। मुझे टीम में रहना पसंद है। मुझे जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो उनके कल्चर्स होते हैं, वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वो जो एक फैमिली है वो बियॉन्ड ब्लड है, बहुत लॉयल है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मुझे उनका एटमॉस्फेयर जो होता है ना, उसमें एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स लगती है, तो मुझे वो अच्छी लगती है। वो एटमॉस्फेयर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। ठीक है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम तुम कुछ भी बोल लो, पेज एंड पर्क्स अच्छे हैं, उसमें फिर लाइफस्टाइल अच्छी है, बाकी लेकिन जो एक बॉन्ड, कमराडरी, कल्चर, जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा था, मैंने ये चीज़ बोली थी। फिर उन्होंने बोला था कि तुमने अपने स्कूल से क्या सीखा, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। जीटीओ के अंदर फिर से जीडी में भसड़ नहीं करनी, जीडी में बिल्कुल भसड़ नहीं करनी है। आप शांति से बोलो यार, सारे रिपीटर्स अगली बार जितने भी जा रहे हो ना रिपीटर्स, यार बात कर लो भाई अपने दोस्तों से, बात कर लो सभी कि भाई बोलने दो, सबको बोलने दो। सिर्फ तुम बोलोगे तो तुम सेलेक्ट ऐसा लोगों को ऐसा लगता है ना, मैं बोलूँगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। भाई इतने रिपीटर्स हो, सबको पता है कि शांति से ही होना है, तो शांति से क्यों नहीं एक दूसरे को सुनते हो भाई। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, जितने भी रिपीटर सुन रहे हो ना भाई, वहाँ भसड़ मत किया करो यार, मत करो भसड़। आराम से बैठो, आराम से एक दूसरे को सुनो और फिर अपने पॉइंट्स दो। डर क्यों लगा रहता है तुम्हारा कि तुम अपने पॉइंट्स नहीं बोल पाओगे। भाई तुम्हारी उस एटीट्यूड के कारण पूरा ग्रुप वॉश आउट होता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। हमारे साथ बहुत बार ग्रुप वॉश आउट हुआ है सिर्फ इन्हीं एटीट्यूड के कारण, कोई किसी को बोलने ही नहीं देता। आराम से एक एक बंदा करके बोलो। एक ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइन बना के बोलो कि एक पहले चेस्ट नंबर 1 बोलेगा, फिर 2 बोलेगा, 3, नहीं।
कोई भी बोलो, लेकिन एक बंदा बोल लेगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा बोलो, चौथा बोलो, ऐसे करके बोलो। और लगभग हर एक के बाद एक को बोलना ज़रूरी नहीं है, एक दो बार बोल दिया तो दूसरों को भी बोलने दो, ठीक है। ऐसे एक थोड़ा ग्रुप एटीट्यूड लाओ भाई, वो ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखो। जीपी में भी भसड़ नहीं करनी है। तुम्हें इस बात का डर लगा रहता है कि मैं नहीं बोलूँगा तो भाई मेरा नहीं हो रहा सिलेक्शन, ये मत सोचो। इफेक्टिव रहो ग्रुप में ना, जब ग्रुप के साथ मिल के चलोगे ना तो तुम्हारा भी होगा, तुम भी सेलेक्ट होगे। फिर पीजीटी वगैरह में कोशिश करो आगे रहने के लिए, लेकिन ग्रुप गोल्स को हमेशा ध्यान रखो। ग्रुप में यार कॉपरेशन चाहिए होता है। ऑल दोज पर्सन हु आर कॉपरेटिव दे गॉट रिकमेंडेड। मेरे ग्रुप में 8 बंदे थे, हम 4 बच्चे रिकमेंड हुए, और वो 4 भी बहुत अच्छे थे जो नहीं हुए, लेकिन वो बेचारे थोड़े से प्रैक्टिस में नहीं थे, तो लेक्चरेट वगैरह उन्होंने उतना अच्छा नहीं बोला था, लेकिन बहुत कॉपरेटिव थे। तो मैं बता रहा हूँ, एक अच्छा ग्रुप होता है ना तो ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। बी कॉपरेटिव, अपनी वजह से ग्रुप को ख़राब मत करो, ये चीज़ मुझे लगती है। पीजीटी वगैरह की थोड़ी प्रैक्टिस करके जाओ ताकि तुम्हें आइडियाज़ आएँ, ठीक है। पीजीटी वगैरह की प्रैक्टिस वगैरह करके जाओ, ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो, और जो फ्रेशर हैं, थोड़ा आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ के जाओ यार। तुम आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हो, उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ। अपने तुमने जो चीज़ पढ़ाई की है ग्रेजुएशन वगैरह में, उन सब के बारे में पढ़ के जाओ। एनडीए वाले बच्चे 12th में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज साइंस वाइंस की तुम्हें होनी चाहिए, न्यूज़ से अवेयरनेस होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस मालूम होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप करो। तो दोस्तों, किसी को कोई भी डाउट है तो ही कैन टेक्स्ट मी, ही कैन गिव हिज पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द बिलो सेक्शन। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा, तो आप उससे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है और गूगल मीट पे जो क्लासेस चलती हैं उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, और हम आपकी हेल्प करेंगे अगर आपको चाहिए तो। ओके फ्रेंड्स, फिर ध्यान रखो, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ शेयर, ठीक है।